हाय एवरीवन। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले क्लास में एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को पढ़ा था। ठीक है, हम लोग जीएस में जो है इतिहास को शुरू किए थे और हम लोग 2 चैप्टर्स को लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। जैसे कि पहले हम लोग पढ़ा सिंधु घाटी सभ्यता मतलब हड़प्पा सभ्यता, और दूसरा जो चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट किया उसका नाम क्या था, वैदिक सभ्यता। ठीक है, तो प्राचीन भारतीय इतिहास से थोड़ा उठकर थोड़ा सा बोरिंग भी लगता है ना प्राचीन भारतीय इतिहास, क्योंकि वहाँ पे कुछ मज़ेदार चीज़ें वैसी देखने को नहीं मिलती या फिर मज़ा नहीं आ पाता जनरली। ठीक है, खैर हम लोग उसको भी कंटिन्यू करेंगे, बट मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को भी साथ में लेकर चलेंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो आधुनिक भारत के इतिहास से है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से, और उसका जो इम्पोर्टेंट सबसे पहला चैप्टर हम लोग शुरुआत करेंगे वो है आधुनिक भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ठीक है, यूरोपियन कंपनीज़ आती है इंडिया, यहाँ पर सबसे पहले वो ट्रेड एंड कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आती है, धीरे धीरे यहाँ पर अपना विस्तारवादी नीति के साथ साम्राज्य शुरू करती है, और फाइनली हम लोग का इंडिया गुलाम होता चला जाता है। खैर वो इंग्लैंड अंग्रेज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि आधुनिक भारत के इतिहास में जो आज का टॉपिक है वो है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ठीक है, आखिर यूरोपीय कंपनियां भारत क्यों आती है? सिंपल सी बात, सबसे पहले ये हमारे मन में या आपके मन में सवाल उठेगा कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां डेवलप हो जाती है कि यूरोपियन कंपनीज़ को इंडिया आना पड़ता है। ठीक है, या फिर वो ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए ही आते हैं, तो आते क्यों हैं? ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर हम लोग वर्ल्ड के मैप को आप देखेंगे ध्यान से, ठीक है, तो मान लीजिए कि अगर हम लोग को यहाँ पे एशिया दिखता है, ठीक है, इधर मान लीजिए अफ्रीका दिखता है, यहाँ पे मान लीजिए हम लोग को यूरोप दिखता है। ठीक है, तो ये जो यूरोपियन कंट्रीज थे, ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पर जो है हम लोग का क्या है, पुर्तगाल है। ठीक है, पुर्तगाल की राजधानी कहाँ है, लिस्बन। ठीक है, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से जो है लोग मूव करते हैं, ये मान लीजिए एशिया की ओर। ठीक है, एशिया में ही हम लोग का इंडिया और अदर कंट्रीज पड़ती है। ठीक है, इधर हिंद महासागर वाला एरिया पड़ जाएगा। तो पुर्तगाल से होकर के केप ऑफ गुड होप, ये अफ्रीका है। ठीक है, अफ्रीका का सबसे तो दक्षिण वाला हिस्सा है ना, उसको केप ऑफ गुड होप नाम दिया गया था। कब? 1487 में जब बार्थोलोम्यू डियाज भी निकले थे जियोग्राफिकल डिस्कवरीज के लिए। ठीक है, भौगोलिक खोज कर रहे थे और इस जगह का खोज करके इन्होंने नाम दिया था कैप ऑफ गुड होप। ठीक है, तो जब अभी हम आपको बताएंगे उसमें पता चलेगा कि वास्को डी गामा जो है पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से यात्रा शुरू करते हैं और पहुंचते हैं केप ऑफ गुड होप, फिर वहां से ये पहुंचते हैं इंडिया वाला एरिया। ठीक है, भारत पहुंचते हैं। ठीक है, लेकिन चलिए थोड़ा सा सिस्टमेटिक और कहानी की तरह समझते हैं तो और मजा आएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले होता क्या है, सो यूरोप का जब अपना व्यापार चल रहा होता है पूर्वी देशों के साथ, ठीक है, मान लीजिए कि ये हम लोग का क्या है, यूरोप है। ठीक है, यूरोप है, और इधर पूर्व में कौन होगा, एशिया होगा, इधर दक्षिण वाले के एरिया की बात करेंगे तो यहाँ अफ्रीका होगा। ठीक है, ये है हम लोग का यूरोप, ये है हम लोग का एशिया, ये है हम लोग का अफ्रीका। ठीक है, तो यूरोपियन कंट्रीज़ का पूर्वी देशों के साथ जो व्यापार था, उसके लिए व्यापार के लिए जो रास्ता था इम्पॉर्टेंट, वो एक बीच में एरिया पड़ता था कुस्तुनतुनिया। ठीक है, उस जगह का क्या नाम था, कुस्तुनतुनिया। आपने नाम सुना होगा। कुस्तुनतुनिया का पतन हो जाता है 1453 में। ठीक है, 1453 ईस्वी में क्या होता है, कुस्तुनतुनिया का पतन हो जाता है। मतलब कुछ लोग जो है यहाँ पर अपने अधिकार कर लेते हैं, और यूरोप की जो कंपनियां थी वो इस रास्ते से अपना व्यापार नहीं कर पाती है, क्योंकि लूटपाट, चोरी डकैती, मारकाट ऐसी चीज़ें यहाँ पर डेवलप हो जाती है। ठीक है, तो जब कुस्तुनतुनिया का रास्ता जो था उसको ब्लॉक कर दिया जाता है व्यापार के लिए, तब यूरोप की कंपनियां या फिर यूरोप के जो लोग थे उनको क्या हो रहा था, व्यापार से काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था। ठीक है, जब व्यापार से काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था और जब रास्ते ब्लॉक हो जाए तो हम क्या करेंगे, दूसरे रास्ते की तलाश करेंगे, दूसरे रास्ते की तलाश करेंगे। उस समय की जो यूरोप की स्थिति थी, उनका टेक्निकल नौसेना की अगर हम लोग बात करेंगे या फिर तकनीकी ज्ञान की बात करेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप था। ठीक है, तो यूरोपियन लोग क्या करते हैं, अपने संरक्षण में कई ऐसे खोजकर्ता को जो है भौगोलिक खोज की वहाँ से डेवलप होती है। ठीक है, और भौगोलिक खोज के लिए जो है बहुत सारे अलग अलग लोग निकलते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, अमेरिका की खोज होती है, भारत की खोज होती है। ठीक है, नाम आपने सुना होगा, क्रिस्टोफर कोलंबस, बार्थोलोम्यू डियाज, वास्को डी गामा, ऐसे बहुत सारे यात्री होते हैं जो खोज करने के लिए निकलते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि यूरोप से निकलते हैं, इसी तरह से बार्थोलोम्यू डियाज भारत या फिर अदर पूर्वी देशों के साथ संपर्क के लिए, और वो क्या आते हैं, बार्थोलोम्यू डियाज आते हैं अफ्रीका के सबसे लास्ट वाला पॉइंट में 1487 में, और खोज करते हैं इस जगह को। इस जगह का नाम क्या होता है, कैप ऑफ गुड होप, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, कैप ऑफ गुड होप की खोज करते हैं बार्थोलोम्यू डियाज 1487 में। ठीक है, और ये यहाँ से फिर वापस इधर इंडिया तरफ नहीं जा पाते हैं, खोज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, दूसरे जगह चले जाते हैं। फिर क्या होता है, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से जो है 1400
97 में और एक बंदा निकलता है। 1497 में कौन निकलता है यहाँ से? वास्को डी गामा निकलते हैं। फिर वो कैप ऑफ गुड होप आते हैं, उनको बीच में एक यात्री भी मिलता है जो उनका हेल्प करता है। फिर ये यहाँ से पहुँच जाते हैं इंडिया में, कालीकट पहुँच जाते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से इनका कहानी रहता है। इस तरह से ये निकलते हैं और अलग अलग जगहों की खोज करते हैं। ठीक है, तो इस तरह करके यूरोपीय कंपनियां अलग अलग जगहों पर आती हैं। इस तरह से भारत भी आती है। और भारत में कौन कौन आता है? पहले पुर्तगाली आते हैं, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी, कौन आता है सबको देखते हैं बारीकी से। ठीक है, तो हुआ क्या था? 1453 में हो गया भैया कुस्तुनतुनिया का पतन। कुस्तुनतुनिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रास्ता था जो यूरोप के लोग पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए यूज किया करते थे। जैसे ही कुस्तुनतुनिया के मार्ग पर अन्य लोगों का अधिकार हो गया, इनका व्यापार हो गया बंद। अब जब इनका व्यापार बंद हो गया तो ये कुछ तो कनेक्ट खोजेंगे ना दूसरे जगह का व्यापार करने के लिए। फिर ये क्या करते हैं? भौगोलिक खोज के लिए निकलते हैं। अलग अलग जगहों की खोज करने के लिए अलग अलग जगह लोगों को, बहुत सारे लोगों को भेजा जाता है, उनके खर्चे उठाई जाती है। ठीक है, और इस तरह से जो है अलग अलग जगह की खोज कर दी जाती है। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा करते हैं भारत की खोज। ठीक है, नाम तो आपने सुना ही होगा बचपन से, वास्को डी गामा। अगर हम लोग इनकी पूरी भारत की खोज की कहानी को देखेंगे कि कैसे वास्को डी गामा भारत की खोज करते हैं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। ठीक है, होता क्या है? पुर्तगाल की राजधानी, आपको पता होगा ये एक पुर्तगाली यात्री थे वास्को डी गामा, पुर्तगाल से थे। ठीक है, तो पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा, पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन। ठीक है, लिस्बन से ये निकलते हैं जुलाई 1497 में खोज करने के लिए अलग अलग जगहों की। ठीक है, जुलाई 1497 में वो निकलते हैं। उनको बीच में एक आदमी मिलता है, अब्दुल मजीद। इनका नाम क्या होता है? अब्दुल मजीद। ये समुंदर में मिलते हैं इनसे। ठीक है, और ये उनको जो है रास्ता दिखाते हैं, भैया आगे चलिए, वहाँ पर आपको कैप ऑफ गुड होप वगैरह मिलेगा। ठीक है, तो कैप ऑफ गुड होप मिलता है इनको, अफ्रीका का लास्ट वाला पॉइंट। ठीक है, नवंबर 1497 में ये यहाँ पहुँचते हैं। ध्यान दीजिए, वास्को डी गामा जुलाई 1497 में अपनी यात्रा शुरू करते हैं पुर्तगाल से। नवंबर 1497 में ये पहुंचते हैं भैया कैप ऑफ गुड होप, और यहाँ से फिर निकलते हैं और पहुंचते हैं कालीकट। ठीक है, अगर हम लोग इंडिया का मैप इस तरह से देखेंगे, ठीक है, तो कैप ऑफ गुड होप, कालीकट पहुंचते हैं ये कब? 17 मई 1498 को ये पहुंच जाते हैं कालीकट। ठीक है, और फिर जब यहाँ से वापस लौटते हैं, वापस लौट जाते हैं ये कहाँ? लिस्बन, पुर्तगाल, अपने राजधानी लौट जाते हैं वापस, जहाँ पर उनको काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रेम दिया जाता है, उनका काफ़ी स्वागत किया जाता है। ठीक है, तब जब ये लौटते हैं ना लिस्बन, तब ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अपने साथ मसाले लेकर लौटते हैं इंडिया से। क्या लेकर जाते हैं? मसाला। ये मसाला जब ये लेकर के जाते हैं लिस्बन, मतलब अपने पुर्तगाल में, तब इनको वहाँ पे होता है 60 टाइम्स प्रॉफिट, मतलब 60 गुना। मतलब अगर ये यहाँ पे इंडिया से 1 रुपया में किसी चीज़ को लेकर के गए थे, इनको मिलता है भैया पुर्तगाल में 60 रुपये, 60 गुना फायदा, काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट। ये आए ही थे व्यापार करने के उद्देश्य से। ठीक है, तो जब इतना ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे? अगर हम जाते हैं बेंगलोर, अगर वहाँ पर हमको 50-60 हज़ार का कहीं काम मिल जाता है, हम पढ़े लिखे नहीं है, तो हम जब घर आएंगे ना तो अपने साथ काका, जेठा, चाचा, सबका बेटा लोग को ले जाएंगे। ठीक है, मतलब ऐसा ही होता है कि भैया 10-15 को लेकर जाएंगे जब अगले बार जाएंगे। ठीक है, तो इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। फिर ये वापस, देखिए, पहली बार आया 17 मई 1498 को ये पहुंचे इंडिया, भारत की समुद्री मार्ग की खोज करते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे भारत के साथ व्यापार की, तो पहले भी व्यापार होता था यूरोपियन लोगों का। ठीक है, पहले भी व्यापार होता था, लेकिन अगर मार्ग, एक रास्ते की खोज की बात करें, भैया रास्ता कौन सा होगा, तो वे कालीकट पहुंच करके वास्को डी गामा खोज करते हैं 17 मई 1498 को। फिर ये वापस लौट जाते हैं पुर्तगाल अपने साथ कुछ मसालों को लेकर, और वापस फिर से इंडिया दोबारा वास्को डी गामा कब आते हैं? 1502 में आते हैं। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, वास्को डी गामा भारत कब पहुंचे? 17 मई 1498, कहीं कहीं मिलेगा 20 मई 1498। दूसरी बार वास्को डी गामा भारत कब आए? 1502। कैप ऑफ गुड होप नवंबर 1497 में पहुंचे थे। कैप ऑफ गुड होप का खोज किसने किया था, ये पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा? बार्थोलोमियो डियाज। ठीक है, बार्थोलोमियो डियाज ने कैप ऑफ गुड होप की खोज की थी। ठीक है, तो ये था एक छोटा सा रिव्यू। देखिए, भारत की खोज करते हैं 1498 में वास्को डी गामा, 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस खोज करते हैं भैया अमेरिका की। ठीक है, तो अमेरिका की खोज किसने किया था? क्रिस्टोफर कोलंबस में, सबको पता होगा। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? कब की थी? 1492 ईस्वी में की थी। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ तक। अब हम लोग आगे देखते हैं कि भारत जो कंपनियां आई थी यूरोप से, उनमें सबसे पहले कौन आया था? मतलब कई बार पूछता है कि सबसे पहले आने वाली कंपनी कौन थी, पुर्तगाल थी या डच थी या अंग्रेज थी? ठीक है, मतलब वहाँ से कुछ क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले देखते हैं हम लोग, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और एक्चुअली में पूरा का पूरा आधुनिक भारत का इतिहास ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, मतलब थोड़ा सा मज़ा आता है। अगर मेडिवल इंडिया की बात करेंगे तो थोड़ा सा वहाँ पे बच्चों को रोना आने लगता है,
खुद की अगर बात करें तो स्थिति वही है, ठीक है। चलिए देखिए, अगर हम लोग कंपनियों की बात करेंगे सबसे पहले कौन आया था, कहाँ, भारत में, ठीक है। तो सबसे पहले आए थे पुर्तगाली वास्को डी गामा आए थे, ठीक है। पुर्तगाली के बाद कौन आए थे, डच, फिर आए थे अंग्रेज, फिर आए थे डेनिस, और सबसे लास्ट में आए थे फ्रांसीसी। तो ये क्रम आप याद रखेंगे, कई बार क्रम सजाने के लिए बोलता है, ठीक है, कि सबसे पहले कौन आए थे। देखिए तो पुर्तगाली सबसे पहले आए थे 1498 में, डच लोग आते हैं फिर 1600 में बोल सकते हैं, ठीक है, और फिर अंग्रेज लोग भी आते हैं सेम आसपास में, ठीक है, मतलब 1 2 3 4 5। लेकिन अगर कंपनी स्थापना की बात की जाए कि सबसे पहले अपने किसने यहाँ पर कंपनी अपना स्थापित किया, तो उसमें थोड़ा सा हेर फेर होगा। क्या होगा, सबसे पहले ये अगर कंपनी की बात करेंगे सबसे पहले कौन अपना कंपनी स्थापित किया यूरोपियों में, तो वो पुर्तगाली होंगे। सबसे पहले कौन आया, तो पुर्तगाली ही आए, मतलब ये दोनों ही सिचुएशन में 1 नंबर पे रहेगा। डच जो है ये आते 2nd नंबर पे है और अंग्रेज आते हैं 3रे नंबर पे। लेकिन अगर कंपनी स्थापना की बात की जाए तो अंग्रेज होंगे 2nd नंबर पे, डच होंगे 3 नंबर पे, ठीक है। अंग्रेजों ने अपनी 1600 फेमस है इनका डेट, और डच जो है ये 1602 में कंपनी स्थापना करते हैं, क्लियर है। तो उसके बाद ये 1609, फ्रांसीसी 1664 में आ जाते हैं, ठीक है। इस तरह से थोड़ा सा डेट वेरी करेगा, ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। चलिए, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिस, फ्रांसीसी, ये हो गया 5 कंपनियां जो भारत आई थी। और हम लोग अभी डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे। अब सबसे पहला जो चैप्टर होगा ये हम लोग का होगा पुर्तगाली पर, ठीक है। उसके बाद सब छोटा छोटा है और ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा। और इससे जितने भी सवाल बनेंगे ना, सारे सवाल आप बना पाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे कोई भी सवाल आपसे छोड़ने वाले नहीं है। देखिए, अगर हम लोग कंपनियों की बात करेंगे कि किसकी कंपनी कहाँ पर और सबसे मतलब कौन कौन से डेट पे आया था, ठीक है, तो पुर्तगाली ने सबसे पहले अपनी फैक्ट्री कोचीन में स्थापित की थी, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ध्यान से इसको याद रखिएगा। पुर्तगालियों ने अपनी सबसे पहले फैक्ट्री कोचीन में स्थापित की थी 1503 ईस्वी में। डच लोग जो थे वो मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित किए थे 1605 में। अंग्रेज लोग सूरत में स्थापित किए थे 1608 में, ठीक है। डेनिस टुंकोबार जो तमिलनाडु में पड़ता है वहाँ पे 1620 ईस्वी में अपनी पहले फैक्ट्री स्थापित किए थे। उसी के साथ फ्रांसीसी जो लोग थे वो सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री 1668 ईस्वी में स्थापित किए थे, ठीक है। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, पुर्तगालियों ने सबसे पहली फैक्ट्री कोचीन 1503, डच, अंग्रेज, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अगर पुर्तगालियों के संदर्भ में बात करेंगे तो पुर्तगाली जो लोग थे ना, वो स्वयं को क्या कहते थे पता है आपको, स्वयं को कहते थे वो एस्तादो द इंडिया। पुर्तगाली लोग खुद को बोलते थे एस्तादो द इंडिया है हम। एस्तादो द इंडिया कहने का मतलब होता है भैया हम सागर के स्वामी हैं, मतलब ये जो सागर महासागर दिख रहा है ना, हम यहाँ पर हमारा अपना अधिकार चलेगा, ठीक है। पुर्तगाली और मुगलों के बीच में जो संघर्ष हुआ था वो किसके शासनकाल में हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। पुर्तगाली और मुगल्स के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो शाहजहाँ के टाइम पीरियड में होता है, तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे के जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग बात करेंगे पुर्तगाली गवर्नर्स के बारे में, ठीक है। पुर्तगालियों के 3 महत्वपूर्ण गवर्नर्स होते हैं, ठीक है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा और नीनो डी कुन्हा। इन तीनों के बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। अगर दोस्तों संक्षेप में बात करेंगे तो पुर्तगाली जो लोग थे वो भारत आए थे अपने ईसाई एक्चुअली वो आए थे ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार के लिए, ठीक है। लेकिन उनके पीछे जो उनका मंशा था वो था ईसाई मत का प्रचार प्रसार करना, ठीक है। वो यहाँ पे आए थे अपने ईसाई मत के प्रचार प्रसार करने के लिए, लेकिन ट्रेड एंड कॉमर्स से वो अपना काम शुरू करते हैं। उसके बाद तो खैर आपको कहानी पता ही है पुर्तगालियों का, ठीक है। इसके अलावा जो इनका मेन कॉन्फ्लिक्ट होता है जब पुर्तगाली लोग इंडिया पहुंचते हैं तो यहाँ पे अरब के लोगों का व्यापार चल रहा होता है, ठीक है। खासकर हम लोग बात करेंगे भारत के इधर हिंद महासागर वाले एरिया की, तो इन सारे एरिया से अरब के लोग व्यापारी करते थे, ठीक है। पुर्तगाली जब आते हैं तो उनको अरबों के साथ संघर्ष करना पड़ता है। फाइनली अरब के लोग हार जाते हैं क्योंकि पुर्तगाली लोग जो थे, यूरोपियंस जो थे, यूरोपीय कंपनियाँ, ये काफ़ी ज़्यादा डेवलप थी। इनके साथ इनका जो टेक्नोलॉजिकल पावर था, उनकी नौसेना शक्ति थी, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छी थी, जिससे वो अरबों को हरा पाते हैं। और फाइनली वो पूरब के साथ अगर व्यापार की बात करेंगे तो वो पूरी तरह से अपना एकाधिकार स्थापित कर लेते हैं, ठीक है। और इसी के साथ पुर्तगाली अपना व्यापार कायम रखते हैं।
अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पुर्तगाली खत्म कर देंगे, फिर डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी। थोड़ा सा अंग्रेज का टॉपिक बड़ा होगा, डच में थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। और इसके अलावा जितने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस बनेंगे और जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं सारे के बारे में डिस्कशन करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों अगर अच्छा लगता है वीडियोज़, पढ़ाई, कुछ भी अच्छा लगे ना लगे, थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगता है, ठीक है।